हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने फर्स्ट यूनिट का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें अपन ने असंग जनन नाम से टॉपिक स्टार्ट किया था। टॉपिक अपना पूरा नहीं हुआ था। असंग जनन के अंदर अपन ने क्या क्या किया था उसका छोटा सा एक रिविजन करते हैं। पहली बात तो असंग जनन होता क्या है। लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन जनन की ऐसी विधि से हो जाना जिसमें अर्धसूत्रण व निषेचन की क्रिया नहीं होती हो, असंग जनन कहलाता है। हेंस्टीन ने ये परिभाषा दी थी। इसके बाद में असंग जनन के प्रकार की बात की थी अपन ने, तो अधिकांश भौतिकी वैज्ञानिक जो थे उन्होंने असंग जनन को दो भागों में बांटा था। एक तो बीजाणुविद असंग जनन और एक युग्मकोद्भिद असंग जनन। बीजाणुविद असंग जनन के अंदर भ्रूण का निर्माण हो रहा था मगर बिना निषेचन के, और भ्रूण जो बन रहा था वो द्विगुणित भ्रूण बन रहा था। तो कैसे बन रहा था कि अध्यावरण बीजांड का जो अध्यावरण या बीजांड काय जो है उसकी कोई भी द्विगुणित कोशिका जो होती है बिना निषेचन के सीधे ही द्विगुणित भ्रूण में जब परिवर्तित हो जाती है तो इसे बीजाणुविद असंग जनन कहते हैं। और दूसरा क्या था, युग्मकोद्भिद असंग जनन। यहाँ पर बिना निषेचन के भ्रूण बनेगा और अगुणित भ्रूण बनेगा। इसमें क्या होता है, भ्रूण कोश या जो मादा युग्मकोद्भिद है उसकी कोई भी अगुणित कोशिका जो होती है वो बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित होती है तो उसे युग्मकोद्भिद असंग जनन कहते हैं। अब इसके अंदर अपन ने दो प्रकार किए थे, अनिषेक जनन और अपयुग्मन। जब अंड कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित होती है तब तो अनिषेक जनन था, और जब अंड जनन को छोड़कर के अन्य कोई कोशिका, भ्रूण कोश की अन्य कोई कोशिका जब बिना निषेचन के अगुणित भ्रूण में परिवर्तित होती है तो उसे अपयुग्मन कहा था। तो ये दो प्रकार अपन ने किए थे, बीजाणुविद और युग्मकोद्भिद असंग जनन। उसके बाद में अपन असंग जनन के प्रकार में आगे और बात करते हैं। असंग जनन के प्रकार, तो असंग जनन का मुख्य प्रकार जो था वो माहेश्वरी ने किया था। ठीक है, माहेश्वरी, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, पूरा नाम है प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, जिन्होंने भौतिकी विज्ञान के अंदर बहुत सारे अपने रिसर्च किए थे। इन्होंने भी असंग जनन के ऊपर बहुत काम किया था और असंग जनन का वर्गीकरण किया था। पंचानन माहेश्वरी के अनुसार असंग जनन जो है उनके दो प्रकार बताए थे उन्होंने। एक तो प्रकार बताया था अनावर्ती असंग जनन, और दूसरा बताया था पुनरावर्ती असंग जनन। दो प्रकार बताए थे, अनावर्ती और पुनरावर्ती असंग जनन, जो बाद में चल करके चार प्रकार में विभाजित हो गया था। पहले इन्होंने दो ही बताए थे, अनावर्ती पुनरावर्ती, मगर आगे चल करके असंग जनन के चार प्रकार हुए थे। किसके अनुसार? पंचानन माहेश्वरी के अनुसार। तो ये चार प्रकार के असंग जनन जो है वो कौन कौन से हैं पंचानन माहेश्वरी के अनुसार, वो अपन आज की वीडियो में करते हैं। तो पंचानन माहेश्वरी का वर्गीकरण करते हैं असंग जनन का। तो सबसे पहला आता है अनावर्ती असंग जनन। अनावर्ती असंग जनन जो है वो सेम जो पहले वाला पिछले वीडियो में अपन ने वर्गीकरण किया था उसमें जो युग्मकोद्भिद प्रकार का असंग जनन किया था ना, वो ही अनावर्ती है। यानी अनावर्ती असंग जनन को अपन युग्मकोद्भिद असंग जनन भी कह सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, के अंदर पुनरावर्ती को युग्मकोद्भिद नाम दे रखा है, वो मिसप्रिंटिंग है। जबकि अनावर्ती असंग जनन जो है वो युग्मकोद्भिद असंग जनन का ही प्रकार है। ठीक है, अब युग्मकोद्भिद वाला अपन ने को आता है वो का वही सेम लाइन है यहाँ पर आएगी। यानी हेलो, सॉरी थोड़ी टेक्निकल इश्यूज हो गया था। तो अपन पढ़ रहे थे अनावर्ती असंग जनन। अनावर्ती असंग जनन के अंदर होता क्या है कि यहाँ पर भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद जो होता है बिल्कुल सही प्रकार से बनता है। यानी गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होती है, 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, 3 नष्ट हो जाते हैं, एक सक्रिय शेष बचता है। जो शेष बचता है वो गुरु बीजाणु क्या करता है, आगे चल करके एक मादा युग्मकोद्भिद, अगुणित मादा युग्मकोद्भिद में परिवर्तित हो जाता है। यानी मादा युग्मकोद्भिद बोल दो या भ्रूण कोश बोल दो। भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद की प्रत्येक कोशिका अगुणित कोशिका होती है। अंड कोशिका भी अगुणित कोशिका है, बाकी सभी प्रतिमुखी सहायक कोशिका भी अगुणित कोशिका है। इसलिए गुरु बीजाणु जनन की क्रिया के द्वारा अगुणित भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण तो हो जाएगा। अब उसके बाद में क्या होगा, बिना निषेचन के अगुणित भ्रूण बनेगा। तो अगर अंड कोशिका से बिना निषेचन के अगुणित भ्रूण बनता है तो उसे बोल दिया अनिषेक जनन, अगुणित अनिषेक जनन कह सकते हैं। और अगर अंड कोशिका को छोड़ करके शेष किसी भी कोशिका, जैसे प्रतिमुखी कोशिका है या सहायक कोशिका है, उनसे बिना निषेचन के अगुणित भ्रूण बनता है तो उसे बोल दिया अपन ने क्या,
अगुणित अपयुग्मन, अगुणित शब्द इसमें लगा दिया अपन ने। अपयुग्मन ही है वो जो अपन ने युग्मकोद्भिद असंग जनन किया था, सेम वही प्रकार है। ठीक है, ये हो गई है अनावर्ती असंग जनन। यहाँ पर पूरा का पूरा युग्मकोद्भिद असंग जनन ही है। दूसरा अपन करते हैं पुनरावर्ती, पुनरावर्ती असंग जनन। अब देखो किताब में ये लिखा हुआ है पुनरावर्ती असंग जनन युग्मकोद्भिद असंग जनन है, नहीं, यहाँ पर ये मिसप्रिंटिंग हुआ है। युग्मकोद्भिद असंग जनन जो है वो अपना अनावर्ती असंग जनन है। पुनरावर्ती असंग जनन जो है उसमें आपको थोड़ा सा आगे ध्यान में रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट आएगा। पुनरावर्ती असंग जनन के अंदर भ्रूण जो होता है वो तो द्विगुणित बनेगा, पुनरावर्ती असंग जनन के अंदर भ्रूण द्विगुणित बनेगा, मगर बीजाणुद्भिद असंग जनन के अंदर जैसे द्विगुणित भ्रूण बना था वैसे नहीं बनेगा। यानी द्विगुणित भ्रूण को बनाने वाली कोशिकाएं कुछ अलग होगी। यहाँ पर क्या होता है, पुनरावर्ती असंग जनन जो होता है उसके अंदर अर्धसूत्रण जो होता है, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो नहीं हो पाता। किसमें? प्रपशु कोशिका या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है ना, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 सक्रिय गुरु बीजाणु बनते हैं, 4 गुरु बीजाणु बनते हैं जिनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और 1 सक्रिय रहता है। वो काम नहीं होगा, यानी अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया नहीं होगी। तो प्रपशु कोशिका शुरुआत के अंदर ही रहेगी, यानी उसमें आगे विभाजन नहीं हो पाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद जो होता है ना, ये द्विगुणित बनता है। ध्यान रखना, यहाँ पर अलग चीज बता रहा हूं मैं। यहाँ पर भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद ही द्विगुणित बनेगा, जबकि नॉर्मल क्रिया के अंदर अपन ने देखा था कि भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद अगुणित बन रहा था। यहाँ पर भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद जो है वो द्विगुणित बनेगा। अब कैसे बनेगा, इसके 2 प्रकार किए हुए हैं। पुनरावर्ती असंग जनन जो है उसके 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक तो जनन अपबीजाणुता, पहला तो है जनन अपबीजाणुता, और दूसरा है कायिक अपबीजाणुता, कायिक अपबीजाणुता। अब दोनों कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझना है। जनन अपबीजाणुता में क्या होता है, देखो दोनों ही केस के अंदर अर्धसूत्री विभाजन तो हुआ नहीं। किसमें? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होना है। तो जनन अपबीजाणुता के अंदर भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद द्विगुणित कैसे बनेगा? यहाँ पर शुरुआत के अंदर जो प्रपशु कोशिका होती है ना, प्रपशु कोशिका जो आगे चल करके गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में काम करती है, ये प्रपशु कोशिका जो होती है सीधे ही भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद में परिवर्तित हो जाएगी। जबकि अपन को पता है कि प्रपशु कोशिका तो द्विगुणित कोशिका थी। प्रपशु कोशिका ये आगे चल करके किसका निर्माण कर रही थी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में काम कर रही थी। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका भी द्विगुणित कोशिका थी, प्रपशु कोशिका भी द्विगुणित कोशिका थी। तो प्रपशु कोशिका जो है वो सीधे ही भ्रूण कोश में परिवर्तित हो जाएगी। तो ऐसा भ्रूण कोश कैसा होगा? द्विगुणित होगा। अब इस द्विगुणित भ्रूण कोश की कोई भी कोशिका जो होती है बिना निषेचन के द्विगुणित भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि भ्रूण जो होता है वो द्विगुणित बनेगा, मगर बीजाणुद्भिद असंग जनन के अंदर जैसे बन रहा था वैसा नहीं बनेगा। यहाँ पर भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद ही असामान्य प्रकार का होगा। असामान्य प्रकार का कैसे? यानी द्विगुणित बनेगा। समझ में आ गई बात? दूसरा करते हैं अपन कायिक अपबीजाणुता। कायिक अपबीजाणुता जो होती है उसमें क्या होता है, भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद जो होता है, भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद जो है वो भी यहाँ पर द्विगुणित ही बनेगा, मगर इसमें द्विगुणित भ्रूण कोश को बनाने के लिए कोशिकाएं कौन सी काम में आएगी? जो बीजांड जो होता है उस बीजांड के अंदर अध्यावरण भी होता है, अध्यावरण भी होता है और बीजांडकाय भी होता है। बीजांडकाय और अध्यावरण दोनों की कोशिकाएं किस प्रकार की है? सूत्रगुणिता के आधार पर द्विगुणित कोशिकाएं हैं। तो बीजांडकाय या अध्यावरण की कोई भी एक द्विगुणित कोशिका जो होती है वो 2n भ्रूण कोश यानी द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करेगी। ध्यान रखना। अगला जो इसमें तीसरा प्रकार करेंगे अपन अपस्थानिक असंग जनन। अपस्थानिक असंग जनन बिल्कुल बीजाणुद्भिद असंग जनन के जैसा है, जिसमें अध्यावरण या बीजांडकाय की कोई भी द्विगुणित कोशिका सीधे ही द्विगुणित भ्रूण का निर्माण कर रही थी, मगर यहाँ पर थोड़ा सा काम घुमा करके कर दिया है। बीजांडकाय या अध्यावरण की कोई भी द्विगुणित कोशिका पहले भ्रूण कोश बनाएगी, बिना अर्धसूत्री विभाजन के बना रही है। तो जाहिर सी बात है कि अध्यावरण या बीजांडकाय की कोई भी द्विगुणित कोशिका द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करेगी। अब इस द्विगुणित भ्रूण कोश की कोई भी कोशिका जो होती है वो द्विगुणित भ्रूण में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर भी द्विगुणित भ्रूण बन रहा है और यहाँ पर भी द्विगुणित भ्रूण बन रहा है।
दोनों में भ्रूण जो होता है वो द्विगुणित ही बन रहा है, दोनों में भ्रूण जो है वो द्विगुणित ही बन रहा है। मगर भ्रूण को बनाने वाली भ्रूण द्विगुणित भ्रूण जो है यहाँ पर द्विगुणित भ्रूण कोश से बना है, मगर यहाँ पर द्विगुणित भ्रूण कोश को किसने बनाया है? प्रपशु कोशिका ने बनाया है। और यहाँ पर द्विगुणित भ्रूण कोश को किसने बनाया है? अत्यावरण या बीजांडकाय की कोई भी कोशिका ने बनाया है। समझ में आ गई बात? यह है पुनरावर्ती असंग जनन, जिसके दो प्रकार हैं, जनन अपबीजाणुता और कायिक अपबीजाणुता। अब उसके बाद में अपन तीसरा प्रकार करते हैं असंग जनन का, पंचानन माहेश्वरी के अनुसार। पंचानन माहेश्वरी ने तो दो ही प्रकार दिए थे, अनावर्ती पुनरावर्ती, मगर आगे चल करके 4 प्रकार बन गए थे। इसमें तीसरा प्रकार अपन करते हैं अपस्थानिक असंग जनन। अपस्थानिक असंग जनन जो है वो बिल्कुल किसके समान है? बीजाणुद्विध असंग जनन के समान है। यानी बीजाणुद्विध असंग जनन जो अपन ने किया था ना पिछले वीडियो में, बिल्कुल वो की हुई लाइनें अपस्थानिक असंग जनन के अंदर आ जाएगी। तो बीजाणुद्विध असंग जनन में अपन ने क्या किया था? भ्रूण जो होता है वो द्विगुणित बनेगा, मगर किससे बनेगा? बीजांडकाय या अध्यावरण की कोई भी द्विगुणित कोशिका जो होती है वो बिना निषेचन के सीधे ही भ्रूण में परिवर्तित होती है। और जबकि कायिक अपबीजाणुता में क्या बताया था? इससे पहले वाले में पुनरावर्ती का प्रकार कायिक असंग जनन में क्या बताया था मैंने आपको? अपबीजाणुता में, कायिक अपबीजाणुता में क्या बताया था कि बीजांडकाय या अध्यावरण की कोई भी द्विगुणित कोशिका पहले द्विगुणित भ्रूण कोश बनाती है, फिर इस द्विगुणित भ्रूण कोश की कोई भी कोशिका द्विगुणित भ्रूण बनाती है। यहां पर मैं ये बता रहा हूं कि बीजांडकाय या अध्यावरण की कोई भी द्विगुणित कोशिका जो होती है सीधे ही द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करती है। तो इसे बोलते हैं अपन अपस्थानिक असंग जनन। अपस्थानिक शब्द का मतलब यही होता है, कोई भी अन्य कोशिका, कोई भी द्विगुणित अन्य कोशिका भ्रूण का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये हो गया अपस्थानिक असंग जनन। चौथा और लास्ट प्रकार जो है असंग जनन का वो है अपना कायिक असंग जनन। कायिक असंग जनन, कायिक असंग जनन तो कोई अलग प्रकार नहीं है, पहले चैप्टर में अपने पढ़ी थी वही चीज है। अपन ने जननांगों द्वारा कायिक जनन जो किया था ना, वही कायिक असंग जनन है। कई बार क्या होता है, पादपों के अंदर पुष्पों के स्थान पर पत्र प्रकलिकाएं बन जाती है, बुलबिल्स बन जाते हैं। पुष्पों के स्थान पर पत्र प्रकलिकाएं या फिर कलिकाएं, कायिक प्रवर्ध बोल सकते हैं। कायिक प्रवर्ध या बुलबिल्स का निर्माण हो जाता है किसके स्थान पर? पुष्पों के स्थान पर। ये कायिक प्रवर्ध या बुलबिल्स जो होते हैं वो मात्र पादप पर रहते हुए भी अंकुरित हो जाते हैं, या फिर मात्र पादप से अलग होकर के जहां पर भी गिरते हैं उनसे नए पादप विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी कोई निषेचन की संभावना नहीं है, कोई निषेचन नहीं हुआ है, बिना निषेचन के ही पादप बनते हैं। तो ये कहलाता है कायिक असंग जनन, जिसमें क्या हो रहा है, क्या बन रहा है? पुष्पों के स्थान पर एक तो पत्र प्रकलिकाएं, जिनको अपन क्या कहते हैं? बुलबिल्स भी बोल सकते हैं। और दूसरा क्या बन रहा है? कायिक प्रवर्ध। ये पुष्पों के स्थान पर बनती है और ये अंकुरित हो जाती है मात्र पादप के ऊपर ही, या मात्र पादप से अलग होकर के जहां पर भी गिरती है वहां पर अंकुरित होकर के नए पादपों का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से असंग जनन के 4 प्रकार किए हैं। ये असंग जनन के प्रकार पूरे होते हैं अपने, यानी असंग जनन वाला टॉपिक जो होता है वो अपना कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में अपन अगला टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। थैंक यू।